हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पारुल्स क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे अपने स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज हमको करनी है वर्कशीट नंबर 48। नाइन्थ क्लास का मैथ हम कर रहे हैं हिंदी मीडियम में। तो जैसे कि आप देख रहे हो इसमें डेट डली हुई है 23 अक्टूबर, बट ये पिछले वीक की ही वर्कशीट है जो हम इस वीक में कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको पता ही था लास्ट वीक में हॉलीडेज़ थी कई सारी, तो पिछले वीक वाली ही वर्कशीट हम आगे आज कर रहे हैं। तो आज जब आप ये वाली वर्कशीट आप करोगे अपनी नोटबुक में, तो जो कोई भी देख रहा है और जो करेगा इस वर्कशीट को अपनी नोटबुक में, तो वो डेट आज की डालना 27 अक्टूबर की, 27 अक्टूबर की आपको डेट डालनी है, ना कि 23 अक्टूबर की। आपके लिए भी ये बेनिफिट रहेगा कि आपको भी पता चल जाएगा कि हमने किस दिन कौन सा काम करा। तो देखते हैं आज हमको क्या सीखना है। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। पिछली वीडियोस तक हमने कई सारे घन, घनाभ, शंकु, बेलन इन सब के बारे में पढ़ते आ रहे थे। तो आज हम एकदम नया टॉपिक कर रहे हैं। टॉपिक का नाम बताने से पहले आप लोगों को जानते हो कि जैसे मान लो अगर आपकी क्लास में कई सारे बच्चे हैं और अगर आप कोई बोले कि आप उन सब बच्चों की लिस्ट बनाइए और उन सब बच्चों के मार्क्स लिख दीजिए, हर सब्जेक्ट के मार्क्स, कि भी रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 1 का नेम ये है, उसने मैथ में इतने मार्क्स स्कोर करे, इंग्लिश में इतने करे, हिंदी में इतने करे। अगर इतने आपको दिया जाए कोई काम करने के लिए, तो आप क्या करोगे? रजिस्टर में एक पेज पर आप लिखना शुरू करोगे, रोल नंबर 1 2 3 ऐसे कंटिन्यू करते रहोगे। तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो? एक तरह से आप कई सारे नंबर्स को इकट्ठा कर रहे हो, कई सारे इन्फॉर्मेशन है आपके पास अलग अलग बच्चों की, और उसको आपने एक नोटबुक में जाकर लिख दिया और वो आपने अपनी क्लास टीचर को दिखा दिया। तो ये जो चीज़ आपने करी, ये आपने क्या करा? इकट्ठा करा, संग्रह करा। एक तरह से किस चीज़ का करा? अलग अलग नंबर्स थे, तो मतलब आंकड़े थे आपके पास अलग अलग, तो आपने उन आंकड़ों को संग्रह करा जो कि आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई इस रोल नंबर के बच्चे का ये मार्क्स है, ये सब्जेक्ट है और उसकी इतने परसेंटेज है और उसके इतने इतने मार्क्स आए। तो ये करना क्या हुआ? आंकड़ों का संग्रह हुआ। इसे ही हम बोलते हैं आंकड़ों का संग्रह। तो इस वर्कशीट में हम इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे कि आंकड़ों का संग्रह हम अपने डेली लाइफ में कैसे कैसे देखते हैं और कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हमको और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़नी है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। जैसे कि लिखा हुआ है, बच्चों आपने अपनी कक्षा में अपने शिक्षक को रजिस्टर पर प्रतिदिन विद्यार्थियों को उपस्थित अंकित करते या प्रत्येक टेस्ट अथवा परीक्षा के बाद आपके द्वारा प्राप्त अंकों को अंकित करते हुए अवश्य ही देखा होगा। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि भाई कौन सा बच्चा कितने अंक ला रहा है, कौन कितना प्रेजेंट है। आज अटेंडेंस रजिस्टर आप लोगों ने देखा ही होगा ना स्कूल में, तो उसमें भी क्या होता है, रोल नंबर्स लिखे होते हैं, सामने उनकी अटेंडेंस लगती रहती है। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं, आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, आंकड़ों का संग्रह कर रहे हैं हम। इसी प्रकार आपने क्रिकेट के स्कोर बोर्ड को भी अवश्य देखा होगा। ऐसा ही एक स्कोर बोर्ड यहाँ दर्शाया जा रहा है। जैसे कि ये स्कोर बोर्ड दे रखा है, जैसे कि आप मैच देखते हो, तो मैच में आप देखते हो ना, एक बहुत बड़ी स्क्रीन होती है, एलईडी टाइप की स्क्रीन होती है, उसमें लिखा आता रहता है कि भाई इंडिया जीती या कोई और कंट्री जीती, और प्लस में ये लिखता रहता है कि किसकी बैटिंग चल रही है, कौन बॉलिंग पर है, कौन कितने रन दे रहे हैं। तो इस तरह से एक यहाँ पे स्कोर बोर्ड बनाया गया है जिसमें लिखा हुआ है गेंदबाज का नाम। तो ABCD इस तरह से अलग अलग नेम दे रखे हैं, ओवर दे रखे हैं, मेडिन ओवर दे रखे हैं, दिए गए रन और लिए गई विकेट। मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर मैं B सिलेक्ट करूँ, तो गेंदबाज का नाम है मान लो B, उसने कितने ओवर खेले? 10 ओवर 10 थे, उसमें से मेडिन ओवर कितने थे? उसके 1 थे। उसने रन कितने दिए? 30 दिए। और उसने विकेट कितनी ली? 2 विकेट ली। तो इस तरह से हमको अलग अलग गेंदबाज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई। हमने इस सारणी को देखा और इस सारणी को देखते के साथ ही, स्कोर बोर्ड को देखते के साथ ही हमको पता चल गया कि भी कौन से बॉलर ने कितने रन दिए और उसने कितनी विकेट ली। तो इस तरह से हमको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई। क्यों मिली इन्फॉर्मेशन? क्योंकि यहाँ पर पहले से ही आंकड़ों का संग्रह किया गया था।
अब ऐसे ही नीचे क्या दे रखा है, यही चीज़ एक्सप्लेन करी हुई है। आप जानते हैं कि खेल में कौन जीता या कौन हारा, केवल यही सूचना स्कोर बोर्ड पर अंकित नहीं की जाती है। स्कोर बोर्ड से आप खेल के बारे में कुछ और अति उपयोगी सूचनाएं भी प्राप्त कर लेते हैं, जो उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। मतलब हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ली ना, कई सारी सूचनाएं मिल गई, सिर्फ ये थोड़ी पता चला हमको कि कौन जीता कौन हारा, हमको ये भी पता चला कि किसने कितने रन बनाए, कितने रन दिए और कितनी विकेट्स ली। उदाहरण, आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी ने कितना समय लिया और कितनी गेंदों का सामना किया। प्रतिदिन हमें तथ्यों, संख्यात्मक अंकों, सारणियों, आलेखों आदि के रूप में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देखने को मिलती है। इसी जैसे कि ये जो हमने उदाहरण देखा है, इसी तरह से हम कई सारे उदाहरण देखते हैं अपनी लाइफ में, जो हमको इसी तरह आंकड़ों के संग्रह के बारे में बताती है। इस बुक्स का टोटल मीनिंग यही निकला। तो अब तक हमने यही जाना कि भाई हम कैसे अलग अलग आंकड़ों का संग्रह कर सकते हैं। तो इसी से एक नई डेफिनेशन निकल कर आई, इसी से हमने एक नई चीज़ सीखी। क्या? एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए इन तथ्यों या अंकों को, जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, आंकड़े कहा जाता है। देखो, आप रजिस्टर में बच्चों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, बच्चों के नेम लिखोगे, रोल नंबर लिखोगे, मार्क्स लिखोगे, तो आपके पास एक उद्देश्य है कि हाँ भी आपको पूरी क्लास के मार्क्स कलेक्ट करने हैं, कि भी पूरे क्लास में किस बच्चे ने कितने कितने मार्क्स कलेक्ट करे। स्कोर बोर्ड के अंदर भी जब हम रन दिए गए होते हैं, तो तब भी हमारे पास एक उद्देश्य होता है, ताकि हमको पता चल जाए कि भाई अलग अलग गेंदबाजों ने कितने कितने रन दिए, कितनी कितनी विकेट ली और कितने कितने ओवर खेले। तो इस तरह से हमको क्या अलग अलग उद्देश्य मिलते हैं और अलग अलग अंक मिलते हैं। तो यही सब जब हम एकत्रित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, मतलब संग्रह कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं? आंकड़े बन जाते हैं। और आंकड़े को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कई बार कि मोबाइल के अंदर भी कहते हैं ना, ये डाटा स्टोर करके रखा हुआ है। या फिर हम कई बार बोल देते हैं कंप्यूटर के अंदर, आपने एक्सेल वाली शीट देखी होगी अगर, तो उसके अंदर भी हम क्या कहते हैं कि डाटा हमने कहाँ का स्टोर कर दिया? एक्सेल में स्टोर कर दिया। तो एक तरह से हम क्या करते हैं? आंकड़े ही स्टोर करते हैं। तो अर्थात आंकड़े संख्याओं के भी संग्रह हैं, जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। मतलब अगर कोई आपके आंकड़ों को देखता है, तो कहीं पर भी हम अगर किसी भी आंकड़े को देखेंगे, तो कुछ ना कुछ हमको सूचनाएं देते ही हैं, जो इकट्ठे करे हैं। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, तो आप मेन्यू कार्ड देखते हो ना, या फिर आप कहीं बाहर दुकान पे भी चले जाओ, जो छोटे मोटे ढाबे होते हैं उन पे भी चले जाओ, तो वहाँ पे देखो सारणीबद्ध में लिखा होता है, समोसे इतने रुपए, चाय इतने रुपए, पूरी इतने रुपए। तो वो सब सामने क्या लिखा होता है? एक तरह से वो भी क्या है? आंकड़े इकट्ठे कर रखे हैं, भी रुपए सामने लिख रखे हैं ना, 40 50 60 अंक अंक लिखे हुए हैं। लेकिन आप जैसे उसको देखते हो ना, देखते के साथ आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये चीज़ इतने रुपए की है, ये चीज़ इतने रुपए की है। तो ये सब क्या है? आंकड़े ही एकत्रित किए गए हैं। तो इस तरह से जब आप देखोगे, तो आपको कई सारे उदाहरण मिलेंगे अपनी लाइफ में, कि जहाँ आपको आंकड़े दिखेंगे, मतलब नंबर्स दिखेंगे, डाटा दिखेगा, और आपको देखते के साथ ही कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपके दिमाग में आएगा कि हाँ भाई, इस चीज़ को देखकर मुझे ये चीज़ पता चल रही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा रखा है। अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है, उसे सांख्यिकी कहा जाता है। जैसे कि आप जब आगे पढ़ोगे ना, तो एक सांख्यिकी भी आएगा, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर आएगा आपकी क्लास में, सांख्यिकी। तो ये चीज़ भी इसी से ही निकली है, आंकड़ों से ही। जैसे कि हम कोई अर्थपूर्ण सूचनाएं मिल जाती है और उससे रिलेटेड हम आगे स्टडी करेंगे, जैसे आंकड़ों से ही रिलेटेड आगे जो भी हम पढ़ते हैं मैथ के अंदर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सांख्यिकी बोलते हैं। हिंदी में हम सांख्यिकी बोलते हैं, इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। अपने दैनिक जीवन में आपने संख्याओं, आकृतियों, नामों इत्यादि से संबंधित अनेक प्रकार की सारणियाँ देखी होगी। ये सारणियाँ हमें आंकड़े उपलब्ध कराती है। यही जो मैंने अपने अभी बताया, जैसे ये अभी मैंने रेस्टोरेंट का उदाहरण दिया ना, ढाबे का उदाहरण दिया, चाय समोसे का, तो ये सब भी क्या थी? एक संख्याओं को ही लिख रखा था ना। तो ये सारी टेबल्स ही थी, सारणियाँ ही थी। तो इनसे ही हमने क्या देखा? आंकड़े मिल गए हमको कई सारे। आइए आंकड़ों के संग्रह से संबंधित अपने समझ को और बेहतर बनाने के लिए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप मतलब होता है एक्टिविटी।
ठीक है, एक्टिविटी है, अगर आप ये करोगे तो इससे आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि आंकड़ों का मतलब होता क्या है, जो डाटा है उसका मीनिंग क्या है। देखो, जैसे कि अपनी कक्षा के किन्हीं 20 विद्यार्थियों की लंबाई के आंकड़े संग्रह करके एक तालिका बनाइए। देखो, जैसे कि आप तालिका बनाओगे, यहाँ पे विद्यार्थी का नाम लिखोगे, यहाँ पे पहले विद्यार्थी का नाम मान लो ए है, दूसरे विद्यार्थी का नाम मान लो बी है। इस तरह से यहाँ पे नीचे लाइन में तो ये नाम लिखते रहोगे, और एक के सामने यहाँ पे इसकी लंबाई, यहाँ पे इसकी लंबाई, यहाँ पर इसकी लंबाई, इस तरह से आपका ये टेबल चलती रहेगी। तो ये भी आप क्या कर रहे हो, आंकड़े ही इकट्ठा कर रहे हो। सेकेंड एक्टिविटी देखो, आप अपनी ऑनलाइन कक्षा में पिछले एक सप्ताह में अनुपस्थित रहे जो बच्चे अब्सेंट थे विद्यार्थियों की संख्या के आंकड़े संग्रह करके एक तालिका बनाइए। मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो मंडे था, दिन सोमवार है, मंडे वाले दिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सोमवार। मान लो यहाँ पे आपने पहले दिन में लिखा सोमवार। अब इस दिन कितने बच्चे अब्सेंट रहे आपकी क्लास में, ऑनलाइन कक्षा में, तो वहाँ पे मान लो 6 बच्चे अब्सेंट रहे। फिर क्या आया, मंगलवार, मंगलवार को मान लो कितने बच्चे अब्सेंट रहे, 7 बच्चे अब्सेंट रहे। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, ये भी आप एक तरह से आंकड़ों का ही संग्रह कर रहे हो, आंकड़े ही इकट्ठे कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जितने भी हमने अब तक सीखे, एग्जाम्पल जितने भी सीखे, ये सारे एग्जाम्पल आंकड़ों के ही थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आंकड़ों का मीनिंग क्या होता है, डाटा क्या होता है। डाटा को ही हम इंग्लिश में डाटा बोलते हैं और हिंदी में आंकड़े बोलते हैं। और इसका मीनिंग यही है कि किसी भी चीज़ को हम सारणीबद्ध रूप से लिखते हैं, तालिका बनाते हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वो देते ही हैं हमको, जैसे तो उन सबको हम क्या बोल देते हैं, आंकड़े बोलते हैं। और इस आज जो हम सीख रहे हैं वो हम यही सीख रहे हैं कि भी आंकड़ों का संग्रह होता क्या है, क्या ये चीज़ है। अब इसमें ना आंकड़े 2 तरह के होते हैं। आगे अभी तक तो हमने सीखा कि भी आंकड़े क्या चीज़ थी, उसका संग्रह कैसे होता है, किस तरह से हम तालिका बनाते हैं, कहाँ कहाँ हम अपनी लाइफ में तालिकाओं को देखते हैं, कहाँ कहाँ हम आंकड़े संग्रह कर लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और हमको पता चल जाता है कि भी क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अब आगे हमको पढ़ना है कि आंकड़े 2 तरह के होते हैं। इस बॉक्स में जो येलो कलर का बॉक्स है, इसमें 2 तरह के आंकड़ों का बताया गया है। पहले आंकड़े हैं प्राइमरी डाटा, मतलब कि प्राथमिक आंकड़े। दूसरे हैं गौण आंकड़े, सेकेंडरी डाटा। अब मतलब आंकड़ों के कितने टाइप हुए, 2 टाइप हुए, एक प्राथमिक आंकड़े और एक गौण आंकड़े। अब देखते हैं प्राइमरी आंकड़े कौन से कहलाते हैं। पहले क्रियाकलाप में आपने स्वयं अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित किया गया। इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। देखो, जैसे कि अभी हमने ये वाली एक्टिविटी करी, इसमें आपने क्या करा होगा, नाम लिखा, यहाँ पे स्टूडेंट का, विद्यार्थी का नाम लिखा, और यहाँ पे उसकी लंबाई लिख दी। या तो आपने पूछ ली उससे जाके कि भी तेरी लंबाई कितनी है, बता दे मुझको, लिखना है हमको टेबल के अंदर, या फिर आप खुद ही अंदाजा लगा के लिख दोगे। तो आपके दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य था कि भी मुझे ये 20 विद्यार्थियों की लंबाई लिखनी है, ठीक है। तो उसमें आपने या तो हमने पूछा या आपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा के लिख दिया, लेकिन आपके पास एक निश्चित उद्देश्य था कि भाई आपको वहाँ लंबाई लिखनी है इतने सेंटीमीटर में, और उस चीज़ को दिमाग में रख के आपने सूचनाएं एकत्रित कर ली। तो इस तरह का जब आप काम करते हो डाटा इकट्ठा करने में, तो वो जो डाटा इकट्ठा हुआ, आंकड़े तैयार हुए, तो इस तरह के जो ये आंकड़े बनते हैं वो किस में चले जाते हैं, प्राथमिक आंकड़ों में चले जाते हैं। तो प्राथमिक आंकड़ों में मतलब जब आप खुद ही इंफॉर्मेशन ले रहे हो, खुद ही आप इकट्ठा कर सकते हो, आपको किसी और की जरूरत नहीं है इतनी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़ों में जाता है। मतलब सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको ही मिल रही है, वो किसी और के पास पहले से रखी नहीं हुई, सबसे पहले आप ही इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। तो उससे तो आप जो सारणी बनाओगे और जो उससे आंकड़े मिलेंगे, वो उस तरह के आंकड़ों को क्या बोलते हैं, हम प्राथमिक आंकड़े बोलते हैं। अब देखो, इस वाली एक्टिविटी में क्या हुआ, इस वाली एक्टिविटी में क्या होएगा, आप जब लिखोगे कि भी सोमवार के दिन इतने बच्चे छुट्टी पर थे, मंगलवार को इतने बच्चे छुट्टी पर थे, तो इसमें आप क्या करोगे, आपको थोड़ी पता होगा कि कितने बच्चे थे। आप लोग तो यही देखोगे ना, रिकॉर्ड लोगे, क्योंकि आप तो ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, आप तो अपने घर पर हो या कहीं पर भी हो, तो आप क्या करोगे, रिकॉर्ड ही चेक करोगे ना। या तो अपनी क्लास टीचर से पूछोगे कि मैम मुझे आप रिकॉर्ड दे दीजिए कि इस दिन कितने बच्चे थे इतने, क्योंकि मैम के पास तो सारा रिकॉर्ड होगा। तो या फिर स्कूल से मांगोगे। तो ये क्या करा, आप यह सूचनाएं अपने विद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड, जिसमें यह सूचनाएं पहले से ही एकत्रित है, मतलब ये सूचनाएं सारी यहाँ पर पहले से ही कहीं ना कहीं लिखी हुई होगी, और उस सूचना की मदद से आप अपने
अलग से एक तालिका बनाओगे। तो मतलब पहले ही कहीं इन्फॉर्मेशन रखी है, आप उसकी मदद ले रहे हो, उस चीज़ की आप मदद ले रहे हो अपने सारणी बनाने में, अपने आंकड़ों को बनाने में। तो उस तरह के आंकड़ों को क्या बोलते हैं? हम गौण आंकड़े बोलते हैं। जब आप कहीं से पहले से ही एकत्रित की हुई चीज़ों को, आप रिकॉर्ड को उसमें से मदद लेकर आप अपने लिए आंकड़े बना रहे हो, अपनी सारणी अलग बना रहे हो, तो इस तरह के आंकड़ों को, ऐसे आंकड़ों को क्या बोलते हैं? गौण आंकड़े। मतलब गौण, सेकेंडरी डाटा, मतलब इसमें आपको कहीं से मिली है इन्फॉर्मेशन, आपने खुद ने इकट्ठी नहीं करी, कहीं से मिली है। ठीक है, तो इस तरह से अब क्वेश्चंस देखते हैं, इसमें क्या करना है हमको। पहला क्वेश्चन क्या है? उन आंकड़ों के 2 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। तो ये काम आप खुद करना, मैंने आपको समझाते टाइम कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं, तो आप ये खुद देखना कि कौन से एग्जाम्पल हम ले सकते हैं डेली लाइफ में, हम कहाँ कहाँ से आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं। आपको घर में भी मिल जाएंगे, आप घर में भी किसी भी चीज़ की बना सकते हो कि भी घर के लोगों के नाम लिखे और सबके सामने उनकी एज लिख दी कि भाई मम्मी कितनी उम्र की, मम्मी की कितनी उम्र है, पापा की कितनी उम्र है, भाई की कितनी उम्र है, बहन की कितनी उम्र है। तो एक तरह से आपने ये भी क्या कर दिया? आंकड़ों को इकट्ठा कर दिया। तो एक उदाहरण तो आपका ये भी बन जाएगा। तो चलो सेकंड आप खुद देखना, एक मैंने आपको दे दिया, सेकंड आप खुद सोचना। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत करो। मतलब अलग अलग इन्होंने दे रखी है आंकड़ों की लिस्ट, और हमको बताना है कि कौन से आंकड़े प्राथमिक जम में जाएंगे, कौन से आपके गौण में जाएंगे। तो देखते हैं, पहला देखते हैं। पहला लिखा हुआ है कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के जूतों के माप। मतलब क्या हुआ कि 9th क्लास में आपकी 10 विद्यार्थियों के जूतों के माप लिखने हैं। तो आप क्या करोगे? पहले बच्चे का नाम लिखोगे, दूसरे का लिखोगे, तीसरे का लिखोगे, और उनके सामने उनके जूतों के माप लिखते जाओगे। यहाँ पे पहला, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे बच्चों के नाम लिखे, यहाँ पे इसके सामने इसके जूते का माप, यहाँ पे इसके सामने। तो इसमें तो आप सीधा जाके पूछ लोगे, है ना, कहीं पहले इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, आप आराम से लिख सकते हो। तो ये किस में चला जाएगा? प्राथमिक आंकड़ों में, पहले वाला। क्योंकि इसमें आपको कहीं से भी लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी सूचना पहले से लिखी नहीं होगी, कहीं भी आपको रिकॉर्ड चेक नहीं करना है, डायरेक्ट आपको पूछना है। आप खुद ही अपने लेवल पे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो, आप खुद ही पूछ रहे हो, सीधा डाटा जो भी है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, सीधा आपको ही मिल रही है। ठीक है, आप ही ले रहे हो खुद से इन्फॉर्मेशन। सेकंड के अंदर देखो, अपने किन्हीं 20 मित्रों के रक्त समूह। तो इसके अंदर भी क्या होएगा? आप खुद आराम से मतलब पूछ सकते हो, 20 बच्चों की लिस्ट बनाओगे और उनके सामने उसके ब्लड ग्रुप लिख दोगे, रक्त समूह लिख दोगे कि भी ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, सी है। तो ये भी किस में जाएगा? प्राथमिक में जाएगा। तीसरा देखो, आप आपकी कक्षा मित्रों के परिवार के सदस्यों की संख्या, आपकी कक्षा मित्रों के परिवार के सदस्यों की संख्या। अब देखो, इसमें मित्रों के परिवार के सदस्यों की संख्या है। अब आप अलग अलग मित्रों से पूछोगे, वो अपने परिवार के सदस्यों को गिनेंगे, सारी चीज़ करेंगे। तो ये किस में चला जाएगा? आपका गौण में जाएगा, गौण आंकड़ों में। अगला देखो, आप गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक। अब इसमें देखो, 30 बच्चे हैं, उनके मैथ में कितने मार्क्स आए, इन सब का आपको डाटा लिखना है, इन सब की आपको सारणी बना के लिखनी है। तो उसमें क्या होएगा? 30 बच्चों के नाम लिखोगे और उसके सामने उन जो भी अंक आए, जैसे पहला रोल नंबर, दूसरा रोल नंबर, तीसरा, चौथा, इसके सामने इसके मार्क्स, इसके सामने इसके मार्क्स। तो इस तरह से डायरेक्ट आप लिख सकते हो बच्चों से पूछकर। तो ये भी किस में जाएगा? आपका प्राथमिक में। लास्ट वाला देखो, वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या। अब देखो, इसमें 100 तो विद्यालय हैं और उन्होंने कितने पौधे लगाए। मतलब कि पहला विद्यालय, दूसरा विद्यालय, तीसरा विद्यालय, तो इसने, पहले विद्यालय ने कितने लगाए। अब ये आपको थोड़ी पता होगा, ये तो आप रिकॉर्ड देखोगे, रिकॉर्ड में चेक करोगे, स्कूल में जाके पूछोगे कि भी आप अपने स्कूल में बताओ कितने आपने पौधे लगाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है पौधे लगाने की, ये आप अलग अलग विद्यालयों से अलग अलग रिकॉर्ड में जाके चेक करोगे। तो ये तो पक्का किस में चला गया? गौण आंकड़ों में चला गया। तो ये लास्ट वाला किस में जाएगा? गौण में। तो इस तरह से आपको अलग अलग देखना होता है, समझना होता है कि कौन सी लिस्ट किस में जा रही है
और हम उसको प्राथमिक में बोल सकते हैं या गौण में बोल सकते हैं। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आई हो तो प्लीज़ शुरू से वीडियो को देखना, ठीक है। और अगर समझ में आ जाए पूरी वीडियो अच्छे से तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, जो बच्चे हैव नीडफुल हैं, जिनको ज़रूरत है इसको देखने की, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।